स्वागत है दोस्तों आपका तेज क्लासेज में। आज मैं बीपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का शानदार कलेक्शन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। और पूरे वीडियो तक आप लोग मेरे साथ बने रहें। मैं व्याख्या भी प्रस्तुत करूँगा, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी दिया हुआ है, चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें और संभव हो तो शेयर भी करें। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि कांग्रेस की उत्पत्ति का सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कांग्रेस की उत्पत्ति की बात हो रही है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए। जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है विलियम वेडरबर्न और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय। अर्थात कांग्रेस की उत्पत्ति का सेफ्टी वाल्व सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय जी ने दिया था। अब हम लोग जान लेते हैं कांग्रेस के बारे में कुछ अन्य चीज़ें। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छा, ये सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है क्या? तो लाला लाजपत राय का ये मानना था कि अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की जो स्थापना थी उसको स्थापित करने में मदद इसलिए किया जिससे कि भारत के तरफ से किए जाने वाले किसी भी प्रकार के विरोध का उनको पहले ही पता चल सके और इस प्रकार से भारतीयों के द्वारा किए जाने वाले विरोध से वो लोग बच सकें। अर्थात एक प्रकार से सेफ्टी वाल्व की तरह इसका इस्तेमाल किया गया था। किसका? कांग्रेस का। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। ध्यान देना है, जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, परंतु यह किस तिथि से प्रभावी हुआ, इसके प्रभावी होने की बात की जा रही है। अर्थात जहां 19 जुलाई को इसकी घोषणा की गई वहीं पे कब प्रभावी हुआ, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 17 अक्टूबर 1905, 95, 20 अक्टूबर 1905। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका 16 अक्टूबर 1905। अर्थात जो बंगाल विभाजन था वह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अच्छा, ये किसके समय में हुआ था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन और 1905 में यह बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में दरार पैदा करना, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में दरार पैदा करना, जिससे कि जो राष्ट्रीय भावना है उसको कुचला जा सके। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, डब्ल्यू.सी. रैंड। ध्यान देना है, डब्ल्यू.सी. रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या किसने की? ऑप्शन में दिया हुआ है खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चापेकर बंधु। तो डब्ल्यू.सी. रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या जो है वो किया गया था आपको चापेकर बंधुओं के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। और ये डब्ल्यू.सी. रैंड कौन था भाई और लेफ्टिनेंट अरेस्ट कौन था? तो पुणे में उस समय ये प्ले कमिश्नर हुआ करता था और इसी का सहायक था ये लेफ्टिनेंट अरेस्ट। और इन दोनों की हत्या किया चापेकर बंधुओं ने। ऐसा क्यों उन लोगों ने किया? तो प्लेग के समय में रैंड ने और लेफ्टिनेंट अरेस्ट ने बहुत ही अत्याचार किया था भारतीय जनता के साथ में, और इसी का बदला लेने के लिए चापेकर बंधुओं ने ऐसा किया। ये चापेकर बंधु का नाम क्या था? तो बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और वासुदेव चापेकर। और माना यह भी जाता है कि यह प्रथम राजनीतिक हत्या थी, भारत की प्रथम राजनीतिक हत्या भी से माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? सवाल है, किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको 100% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। दूसरा है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 100% आर्द्रता, 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तीसरा ऑप्शन है 20% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। और चौथा है आपको 20 डिग्री आर्द्रता, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी। अर्थात आर्द्रता 20% और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ लीजिए कि जो आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि वायु में जो नमी होती है, वायु में जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता। तो आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी कपड़े उतना लेट से सूखेंगे, और आर्द्रता जितनी कम होगी कपड़े उतना जल्दी सूख जाएंगे। इसीलिए आर्द्रता यहाँ कम है और तापमान ज़्यादा है, वैसे में कपड़ा जो है जल्दी सूखेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे।
जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ध्यान देना है, पानी में नमक मिलाने की बात हो रही है। तो जो पानी में नमक या किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाएगी, देखिए जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है? तो किसी भी प्रकार की अशुद्धि जब पानी में मिलाई जाती है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्वथनांक बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है क्वथनांक घटता है, तीसरा ऑप्शन है गलनांक कम हो जाता है, चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको डी, ए और सी दोनों। मतलब आप इसको समझ लीजिए कि जब पानी में किसी प्रकार की अशुद्धि को मिलाया जाता है तो होता क्या है कि पानी का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और साथ में जो पानी का गलनांक है या जो जमाव बिंदु है वह घट जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर पानी में अशुद्धियों को मिला दिया जाए या नमक को मिला दिया जाए तो वैसे में पानी जो है अब 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबल करके अधिक डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। साथ में जहाँ पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बन जाता था तो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ नहीं बन करके अब इसके नीचे जा करके बर्फ़ बनेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सिलिकोसिस की एक है, यहाँ बात कर रहा है सिलिकोसिस की। प्रश्न में क्या बात किया गया है? सिलिकोसिस की। तो सिलिकोसिस जैसा कि नाम से ही दिया हुआ है, तो किससे संबंधित बीमारी है? गुर्दा से संबंधित बीमारी है, यकृत से संबंधित बीमारी है, फेफड़ा से संबंधित बीमारी है, या अव्यवस्थित तंत्रिका से संबंधित बीमारी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको फेफड़ा से संबंधित बीमारी। वास्तव में सिलिकोसिस होता कैसे है? तो जो धूल कण होते हैं, धूल कण जो वायु में उपस्थित रहते हैं, तो धूल कण हमारे सांस के द्वारा फेफड़े में चला जाता है। धूल कण जो है वो हमारे सांस के द्वारा फेफड़े में चला जाता है और जिसका परिणाम यह होता है कि यह सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है आपको किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? यहाँ बात हो रही है संविधान संशोधन की। किस संविधान संशोधन के द्वारा? ऑप्शन में दिया हुआ 76वां, 77वां, 78वां, 69वां। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो दर्जा प्रदान किया गया, तो साथ में जो दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या है वो है आपको 70 और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अनिल बैजल, जो राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल, जो उपराज्यपाल हैं यहाँ के, उनका नाम है आपको उपराज्यपाल अनिल बैजल। क्या नाम है? अनिल बैजल। और साथ में ध्यान देने वाली बात है कि जो दिल्ली है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विशेष मामले में उच्चतम न्यायालय से अपनी राय देने के लिए कह सकता है? जब भी तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग एक बार। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 141, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 142, तीसरा अनुच्छेद 143 और चौथा अनुच्छेद 144। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपको अनुच्छेद 143। अर्थात अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भारत के जो प्रेसिडेंट महोदय हैं वो राय ले सकते हैं। वो राय मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, परंतु राय ले सकते हैं। जब भी संविधान की व्याख्या का प्रश्न होता है तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति प्रायः सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत अपनी राय मांगता है कि भाई आप अपनी राय दीजिए इस मामले में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसे संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो ध्यान देने वाली बात है, 74वें संविधान संशोधन की बात हो रही है जो 1993 में ऐसा किया गया और संवैधानिक दर्जा मिला नगर निकायों को। किसको? नगर निकाय। इसको भी ध्यान रखना है। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है भाग 4 क, भाग 9 क, तो सही उत्तर होगा इसका 9 क। अर्थात 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर निकायों को भाग 9 में शामिल भाग 9 क में शामिल किया गया और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वहीं भाग 9 में जो है आपको पंचायती राज अधिनियम को शामिल किया गया था। वहीं भाग 4 क की बात है तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। वहीं भाग 4 है तो नीति निर्देशक तत्व है इसमें। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग, ध्यान देने वाली बात है, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को उसे किस नाम से जाना जाता है? अर्थात वहीं पर उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न में भी कुछ प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ कालिंदी, सांगपो, महेश्वरी, चेंगप। तो वास्तव में इसका सही उत्तर होगा सांगपो।
अर्थात मानसरोवर झील के निकट जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहाँ पे उसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारत का मैंग्रोव वन विश्व में के मैंग्रोव वन का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे भारत के मैंग्रोव वन की तो बात हो रही है, परंतु विश्व के मैंग्रोव वन के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 4%, 5%, 6%, 7%। तो सही उत्तर होगा डी, अर्थात 7%। भारत का जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ पे है? तो आपको पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, और साथ में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उन क्षेत्रों में, अर्थात भारत का जो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे विशेष करके मैंग्रोव वन पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1905, ये ऑप्शन है 1985, उसके बाद है 1962, 1972। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, ध्यान देने वाली बात है, ये पूछे उत्तर होगा आपको डी 1972, 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी में भारत के जंगली जीवों के संरक्षण के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हाथियों के संरक्षण की बात हो रही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात हो रही है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 1972, 1990, 1992, 1970। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1992, अर्थात 1992 में यह एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और एक और प्रश्न है इसमें, आप लोग इसको भी देख लीजिए। पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट, क्या नाम है उसका? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई। तो भारतीय बाघों को बचाने के लिए 1973 ईस्वी में, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। आगे देखेंगे हम लोग। कोर्स एर्रा, ध्यान देने वाली बात है, कोर्स एर्रा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। ये ग्लोबल स्किल रिपोर्ट का मतलब हुआ वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2021, जो कि कोर्स एर्रा के द्वारा जारी किया गया है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? जो ऑप्शन दिया हुआ है 64वां, 65वां, 66वां, 67वां। तो सही उत्तर होगा 67, 67वां स्थान मिला है। क्या कौन सा स्थान मिला है? 67वां। और जो प्रथम स्थान है वो किसे मिला है? तो स्विट्जरलैंड को। प्रथम स्थान किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? यहाँ देखिए, भारतीय मूल की बात हो रही है, महिला पत्रकार हैं, इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। और पुलित्जर पुरस्कार वैसे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर, ये भी पूछा जाता है कई बार, पत्रकारिता, पुलित्जर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और किसे मिला है? ऑप्शन दिया हुआ मेघा देसाई, बी ऑप्शन है मेघा राजगोपालन, सुनीता धनेश, रजनी महापात्रा। तो सही उत्तर होगा इसका बी, मेघा राजगोपालन। ये मेघा राजगोपालन जो है भारतीय मूल की हैं, महिला पत्रकार हैं, और इनको मिला है आपको पुलित्जर पुरस्कार। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो जो उइगर मुसलमान हैं, ध्यान देना है, उइगर मुसलमान जो चाइना में रहते हैं, और उन लोगों को चीनी सरकार के द्वारा जेल में या फिर डिटेंशन सेंटर में किस प्रकार से कैद करके रखा जाता था, इसके संबंध में उन्होंने पत्रकारिता की थी। बहुत बहुत धन्यवाद।